नमस्कार, एसके क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। बच्चों, एक बड़ा ही गंभीर मुद्दा आजकल चलता है तनाव। तनाव में लोग बड़े बड़े निर्णय लेते हैं और इसी का एक परिणाम हुआ है कि हमारे बीच में जाने माने जो एक्टर थे सुशांत सिंह राजपूत, वो अब नहीं रहे। तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और साथ ही भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मैं आपको पिछली क्लास से आगे ले चलता हूँ। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को सांख्यिकी के 2 पार्ट पढ़ाए थे। आज तीसरा पार्ट है। इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में आ जाएंगे। थोड़ा सा लोगों को लग रहा होगा कि थ्योरी चल रही है। तो बच्चों, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होते हैं, जो लेंदी टाइप एग्ज़ाम होते हैं, खास करके बीटीसी और बीएड वाले, उनमें थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज आप लोग थ्योरी के लास्ट पार्ट में हैं। इसमें भी लास्ट में न्यूमेरिकल सवाल 1-2 आपको मिलेंगे। ठीक है, शुरुआत में थ्योरी है तो थोड़ा सा जानते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हमें जो पार्ट 3 है उसमें हमें पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मैंने डाला हुआ है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को माध्य भी कहते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर माध्य तो समांतर माध्य को कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। माध्य अकेला समांतर माध्य नहीं होता, बल्कि जितनी भी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं सभी को हम माध्य बोलते हैं। वो बात अलग है, हम शॉर्ट रूप में समांतर माध्य को माध्य बोल देते हैं। हालांकि हरात्मक माध्य भी एक माध्य है, माध्य का भी एक माध्य है, और बहुलक भी एक माध्य है, गुणोत्तर माध्य भी एक माध्य है। तो आज हमको वही पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें या माध्य। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिए। माध्य क्या है? देखिए, अगर हम नॉर्मली अपनी बातचीत के लहजे में कहें तो माध्य जो होता है, एक ऐसी संख्या हम चुन लेते हैं जो सभी संख्याओं का प्रतिनिधि होता है, एक प्रतिनिधि अंक होता है। तो वही बात इसकी परिभाषा में लिखी गई है कि माध्य एक सरल एवं संक्षिप्त अंक होता है जो सांख्यिकी श्रेणी के समस्त पदों का प्रतिनिधित्व करता है या उनका प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधित्व तो जानते ही हैं, जैसे जब हम कोई प्रदर्शन आदि करते हैं तो हम अपने बीच के एक व्यक्ति को लीडर बना देते हैं जो हमारी बात को सबके सामने रखता है। वैसे ही माध्य है, कुछ संख्याओं का अगर माध्य होगा तो उसकी विशेषता होगी कि समस्त संख्याओं के जो गुणधर्म हैं वह उसमें समाहित होंगे। या किसी वस्तुओं का माध्य होगा तो उनके लगभग जो गुण हैं वो उसमें होंगे, अर्थात बीच का एक औसत गुण धारण करने वाला जो पद होता है वह माध्य होता है। वही बात लिखी हुई है। एक सांख्यिकीविद हुए हैं, ये 2 लोग एक साथ काम करते थे, एक सिम्पसन और काफ्का। तो सिम्पसन और काफ्का ने आपको इसकी परिभाषा दी है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा विशिष्ट मान है, देखिए विशिष्ट, स्पेशल, जिसकी तरफ संख्याएं समकेंद्रित होती हैं, अर्थात जिसके गुणधर्मों से अन्य संख्याओं के गुणधर्म क्या है, मिलते हैं। ये होता है इसका मतलब। समकेंद्रित मतलब उसी पे केंद्रित, वो एक सेंट्रल में काम करता है, वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहलाता है। एक और परिभाषा वाटकिंस ने इसकी दी हुई है। माध्य एक प्रतिनिधि अंक है जिससे आंकड़ों के सार का निष्कर्ष होता है, जिसमें आंकड़ों के सार का निष्कर्ष होता है, अर्थात ऐसा प्रतिनिधि अंक जिनमें समस्त आंकड़ों का सार समाहित हो उसे हम माध्य कहते हैं या उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं। देखिए, जब माध्य की बात होगी, हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि समस्त माध्यों के अपने अपने गुण और दोष होते हैं, अपने अपने उपयोग होते हैं। तो उसी को ये कहाँ से गुण और दोष आए, कैसे मान लिया कि ये गुण है ये दोष है, इसको जानने के लिए हमें जानना चाहिए कि एक सांख्यिकीविद हुए हैं प्रोफेसर यूल। देखिए ये लिखा है प्रोफेसर यूल के अनुसार, अर्थात एक प्रोफेसर यूल हुए हैं, उन्होंने आदर्श माध्य के गुण बताए हैं, अर्थात जिस माध्य में ये गुण मौजूद होंगे उसके ये गुण होंगे, और जिसमें ये गुण मौजूद नहीं होंगे उसमें यह दोष कहलाएंगे। तो आदर्श माध्य के गुण जो प्रोफेसर यूल ने बताए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला होता है यह दृढ़ता परिभाषित होना चाहिए, अर्थात इसकी जो परिभाषा है वो स्पष्ट होना चाहिए, सुस्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए, उसमें कोई घाल मेल नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि जिससे कि वो
अव्यवस्थित हो जाए या उसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाएं या वो स्पष्ट ना हो पाए या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए, इसलिए इसको कहा जाता है इसकी जो परिभाषा है वह दृढ़ होनी चाहिए, अर्थात वह दृढ़ता परिभाषित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका है, आदर्श माध्य का दूसरा गुण ये होता है कि सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा गुण होता है कि यह प्रतिचयन की घटबढ़ से न्यूनतम प्रभावित हो, अर्थात अगर कुछ पद हटा दिए जाएं या कुछ पद बढ़ा दिए जाएं तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए। चौथा गुण है चरम मानों से अप्रभावित हो, अर्थात न्यूनतम प्रभावित हो। जैसे कभी कभी सीमांत, जैसे कोई श्रेणी है उसके किनारे वाले जो मान हैं अगर उनको हटा भी दिया जाए तो माध्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रोफेसर यूल ने कहा है अपने आदर्श माध्य के गुणों में। अगला पांचवा जो गुण है कि गणना सरल हो। गणना कैसी हो? सरल हो और समझने में भी वह सरल हो, अर्थात हम सरलता से, जैसे कभी कभी हम माध्य का है देख के ही निकाल लेते हैं, समांतर माध्य सभी पदों को जोड़े भाग दिए गिनती से आ गया, तो गणना सरल हो, ये आदर्श है। जबकि जब यही बात गुणोत्तर और हरात्मक माध्य में जाते हैं तो इनकी गणना बड़ी कठिन हो जाती है, इसलिए उनमें यह दोष की श्रेणी में चला जाता है। तो ये हो गया। अगला है बीजीय प्रतिपादन संभव हो। बीजीय प्रतिपादन मतलब बीज गणितीय तरीके से उसका सॉल्यूशन, उसका प्रूफ निकाला जा सके, यह समांतर माध्य में संभव है, यह गुणोत्तर माध्य में संभव है, हरात्मक में संभव है, लेकिन यह कभी भी माध्यिका और बहुलक में संभव नहीं है। माध्यिका और बहुलक को बीजीय ढंग से नहीं दिखाया जा सकता। एक अन्य है प्रतिनिधि, अर्थात जो माध्य हो उसमें सभी का प्रतिनिधित्व मौजूद हो, अर्थात उसमें सभी के गुण विद्यमान हो, अर्थात वह उचित प्रतिनिधि हो। और एक और है निश्चित संख्या। ऐसा नहीं कह सकते कि माध्य 50 और 60 के बीच है, ऐसा नहीं कहते कि माध्य 54 भी है और माध्य 56 भी है, ऐसा नहीं कह सकते। क्या है? उसका उचित निश्चित संख्या हो, एक ही होना चाहिए माध्य में। तो ये आपके आदर्श माध्य के गुण थे। कराते हैं हम लोग कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य के प्रकार। तो केंद्रीय प्रवृत्ति या माध्य के सामान्यतः 5 प्रकार प्रचलित हैं। हालांकि एक अन्य प्रकार भारत माध्य भी है जो समांतर माध्य के अंतर्गत आ जाता है। तो कौन कौन से इसके प्रकार हैं इसको हम क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं। नंबर 1, पहला प्रकार होता है समांतर माध्य, जिसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं और कभी कभी मीन भी कहते हैं। दूसरा है माध्यिका, जिसको हम माध्यांक कहते हैं। तीसरा है बहुलक, जिसको बहुलांक भी कहते हैं। चौथा है गुणोत्तर माध्य और पांचवा है हरात्मक माध्य। हालांकि एक अन्य जो है उसको हम कहते हैं भारत माध्य, ये भी इसकी श्रेणी में आता है और ये समांतर माध्य का एक प्रकार कह सकते हैं इसको। तो 5 मुख्य प्रकार होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। तो आप इसको समझिए कि कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं, ये हम नेक्स्ट में बताएंगे, लेकिन इनके बीच में संबंध क्या होते हैं ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है वो आप समझ लीजिए। देखिए, समांतर माध्य कौमा माध्यिका और बहुलक, इसमें संबंध तो इनके बीच में एक संबंध होता है और वह संबंध होता है कि जो बहुलक होता है वह 3 गुणा माध्यिका -2 गुणा समांतर माध्य, इस सूत्र के द्वारा दिखाया जाता है। या हम इसको दूसरे ढंग से ये कह सकते हैं कि समांतर माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 समांतर माध्य माइनस माध्यिका। इसको ऐसे भी लिखा है। इस संबंध के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उनको भी हम लोग समझते हैं।
यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 24 और माध्यिका 23 है तो बहुलक बताओ। बहुलक बताओ। आपको इसी फॉर्मूले के द्वारा आगे बढ़ना है। फॉर्मूला क्या था कि बहुलक बराबर, बहुलक मतलब जेड से दिखाते हैं, बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन या मीन। कर लीजिए 3 गुणा 23 माइनस 2 गुणा 24, क्या हुआ 3 3 9, 3 दूनी 6 माइनस 24 दूनी 48, घटाया तो कितना 21, अर्थात बहुलक कितना आ गया 21। एक और क्वेश्चन इस श्रेणी में ले लेते हैं। बहुलक मतलब जेड को दिखा रहे हैं, इसको मैं वैसे भाषा में लिख सकता हूं। बहुलक बराबर 20 समांतर माध्य बराबर 25 और माध्यिका, माध्यिका वो कर रहे हैं ज्ञात करिए। देखिए सूत्र तो वही लगेगा, फर्क ये है कि इस बार माध्यिका पूछी गई तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आपका सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ये सूत्र लिख गया। बहुलक कितना है 20 बराबर 3 गुणा माध्यिका नहीं पता, एन से दिखा दीजिए, 2 गुणा ये कितना है 25 समांतर माध्य, 25 दूनी 50, 20 धन 25 दूनी 50 बराबर 3 गुणा माध्यिका। तो कितना हो गया शक एम बराबर 72/3, तो एम बराबर 24, ये आपकी माध्यिका। ठीक है, अब एक और संबंध, और ये संबंध देखिए अभी हमने पढ़ा है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में संबंध। अब हम एक और संबंध जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बीच ही। देखिए सबसे पहले तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के बीच जो संबंध की बात हम करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इसमें से जो कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है। तो समांतर माध्य मतलब AM अर्थमेटिक मीन, ये सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा होता है हरात्मक माध्य। ये तो इनका सीक्वेंस हो गया कि किस क्रम में होते हैं। इनमें जो एक संबंध होता है वो ये होता है कि गुणोत्तर माध्य का वर्ग, जहां जी गुणोत्तर माध्य है, गुणोत्तर माध्य का वर्ग समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणनफल के बराबर होता है। यह गुणोत्तर माध्य बराबर समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य का वर्गमूल। तो इससे भी हमारे सवाल बनते हैं, जैसे यदि A बराबर 16 है और H बराबर मतलब समांतर माध्य बराबर 16 है और हरात्मक माध्य बराबर 9, तो गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। तो G बराबर, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे G स्क्वायर बराबर A इंटू H। तो G स्क्वायर बराबर A में 16 है गुणा 9, तो G बराबर अंडर रूट 16 नम्मा 144, और ये आपका आ जाएगा Y। देखिए ये आ गया। नेक्स्ट अगर आप लोग कोई और सोचते हैं तो एक आध प्रश्न और इस श्रेणी में सोच सकते हैं। जैसे G बराबर लिख दीजिए 6, G बराबर 6, A बराबर 9, तो H बराबर ज्ञात करिए। एक क्वेश्चन आ गया, फिर से वही सवाल लगाएंगे। G स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बराबर A मीन्स 9 गुणा H, 36/9 बराबर H, तो H बराबर कितना हो गया 4। ये आपका सॉल्यूशन। देखिए अगर आप लोग मेहनत करते हैं, लगन से लगे हुए हैं, तो निश्चित है कि सफलता मिलेगी। आप लोग इस समय थोड़ा सा, कई लोग मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं या 69,000 भर्ती का मामला भी चल रहा है, तो उसमें भी आप लोग काफी परेशान हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी उम्मीद को बनाए रखिए।
आप लोग सिलेक्टेड हैं तो सिलेक्टेड रहेंगे, निश्चित ही सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मानसिक प्रेशर रिलीज करने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ाई से जुड़िए, क्योंकि पढ़ाई से क्या है, जब हमारा मन व्यस्त हो जाता है ना, तो हम बड़ा हल्का फील करते हैं और फिर पता नहीं चलता कब समय निकल गया। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि मानसिक प्रेशर बिल्कुल भी ना लें। आप लोग सफल थे, सफल होंगे। जो बच्चे सफल नहीं हो पाए, किसी कारणों से असफल हो गए या एक थोड़ा बहुत सफल होने के बाद भी रह गए हैं, क्योंकि देखिए अंतिम मेरिट बनता है तो पास होने से कुछ नहीं होता, कई बार अंतिम मेरिट में हम चयन में रह जाते हैं। उन बच्चों से मेरा एक सलाह है कि वो अभी से तैयारी में जुट जाएं। तो गवर्नमेंट से निकल के भी आ रहा है कि उनके 52,000 पद हैं। फिर कुछ लोगों को लग रहा है कि ये पद अगर गवर्नमेंट ने कोर्ट के माध्यम से दे दिए शिक्षा मित्र को, अगर वो एक जैसे कह सकते हैं कि 40-45 मान लो आ गया कोर्ट से, जब आ गया तो उन्होंने मान लो बाद में वो दे दिए पद, तो आपको लगता है वो 52,000 में से हमारे कट हो जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो तुम्हारे चले भी जाएंगे, इसके बाद भी एक बड़ी भर्ती आएगी। क्योंकि बेसिक शिक्षा में हर साल बड़ी मात्रा में रिटायरमेंट होते हैं और उससे पद खाली होते हैं। जब उससे पद खाली होंगे तो नए पद सृजित होंगे और नए पद आएंगे तो फिर आप लोगों को वैकेंसी मिलेगी। तो आपका काम केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, वो भी लगन से, मेहनत से, पूर्ण ईमानदारी से। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बस इसी शब्दों के साथ मैंने आज इसलिए वीडियो भी बनाया है कि आप लोग मानसिक हरासमेंट में ना रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो का इतिश्री करते हैं और इति के बाद अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणनाएं होंगी, जो बड़े ही सिंपल तरीके से होंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, एसके क्लासेस के साथ। हम लोग आपकी हेल्प करेंगे जो संभव होगी। आप लोग भी मनोबल ऊंचा रखिए, जुड़े रहिए, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।